नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मुझे विश्वास है आप लोग हिंदी बहुत अच्छी तरह पढ़ रहे होंगे। आपको हिंदी को लोगों ने हिंदी को कठिन है करके हवा सा बना रखा है। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, आपको हिंदी को रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको बिल्कुल नहीं रटना है, बल्कि हिंदी को समझना है। समझकर अगर आप पढ़ेंगे तो जरा भी नहीं रटना है। आपको 95% हिंदी व्याकरण बिना रटे समझ में आ सकता है। बस वीडियो अच्छी तरह देखें। मैं तो कहूँगा पूरी देखें, अच्छी तरह देखें। गारंटी के साथ कहता हूँ आपको सब कुछ समझ में आएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको सब कुछ समझ में आएगा। नहीं समझ में आए तो आप फिर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं प्रयास करूँगा अगले दिन समझाऊँ। लेकिन आप अवश्य ध्यान रखिए कि आपको बहुत ध्यान रखना है। क्या कि आपको वीडियो पूरा देखना है और पहले वीडियो भी देखना है अच्छी तरह। अब मैं इससे पहले आज सर्वनाम पढ़ा रहा हूं, संज्ञा पढ़ा चुका हूं भाई। संज्ञा नहीं पढ़े हो तो थोड़ा संज्ञा को अच्छी तरह दोहरा लो, तब जाकर मैं सर्वनाम में कुछ अच्छी तरह समझ में आएगा। यद्यपि यहां पर समझ में आ जाएगा आपको, लेकिन संज्ञा क्या है यह समझ में नहीं आता, थोड़ा कठिनाई आती है। संज्ञा क्या है, कौन कौन सी संज्ञा होती है, कैसे संज्ञाएं पढ़ाया था, वो सब अच्छी तरह पढ़ लीजिए। एक पूरा संज्ञा चैप्टर ही पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो सर्वनाम हम पढ़ रहे हैं। संज्ञा चैप्टर को अगर आपको पढ़ना है ना, आप देखिए ध्यान से। आप क्या करेंगे, आप YouTube में जाकर हमारे चैनल के पास ऊपर प्लेलिस्ट लिखा होगा। जैसे आप हमारा YouTube में आप चैनल खोलते हैं और कोई वीडियो ऑन करते हैं, तो वीडियो जब चलाते हैं तो वीडियो जब चला रहे तो ऊपर एक जगह वीडियो चलाने से पहले चैनल में जाएंगे तो प्लेलिस्ट लिखा हुआ आता है। प्लेलिस्ट में जाइए, जैसे चैनल ऑन करेंगे तो एक जगह प्लेलिस्ट मिलेगा आपको। प्लेलिस्ट में जाइए तो संज्ञा पूरा एक क्या टॉपिक कवर किया हूं। संज्ञा चैप्टर को जैसे ही टिक करेंगे प्लेलिस्ट में जाकर, तो संज्ञा के जितने भी पार्ट्स में बनाया हूं वीडियो, वो सब आपको मिल जाएंगे वहाँ। ठीक है, इसलिए आप सारे पार्ट्स देख लें, समझ में आज आपको आएगा। ये गारंटी देता हूँ, आपको सब कुछ समझ में आएगा। बस क्या करना है, आपको पूरा वीडियो देखना है। अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर करना है। लाइक करो, शेयर करो, और उन बच्चों तक शेयर करो जो पढ़ाई करते हैं वास्तव में। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपके बहुत सारे ऐसे मित्र भी होंगे जो पढ़ाई करते हो और हिंदी को हवा बनाकर ये मान लिया होगा कि यार हिंदी कठिन है। न, हिंदी कठिन नहीं है। आप कोई भी एग्जाम बैठो, चाहे ग्रुप सी के एग्जाम में बैठो, चाहे आप पीसीएस के एग्जाम तक बैठो, हिंदी पीसीएस में 300 नंबर की आती है। मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड में तो 300 नंबर की हिंदी आती है पीसीएस में। पीसीएस में 300 नंबर की हिंदी जब आती है तो उसमें लगभग 170 से 180 नंबर तक व्याकरण ही व्याकरण आता है। इसलिए आप पीसीएस में तो मैं पूरा ही कवर करता हूं। मैं तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, एनटी, नायब तहसीलदार, या फिर आपका ये ग्रुप सी, टीईटी, आप आसानी से हिंदी को सरलता से समझिए। हिंदी में आप अच्छी महारत हासिल कर सकते हैं। बस एक चीज़ की आवश्यकता है, शब्द विचार वाला चैप्टर अच्छी तरह पढ़ना। शब्दों को याद करो, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, समसूत, भिन्नार्थक शब्द। शब्द विचार वाले चैप्टर में जाकर देख लें, कुछ चीज़ें आगे को बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। आज पढ़ा रहा हूँ सर्वनाम, तो टॉपिक शुरू करते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, यहां से सर्वनाम। ठीक है, देखिए मैं बताता हूं आपको सर्वनाम किसे कहते हैं। आप पहले इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए, मेरे साथ देखें। क्या, जितेंद्र जितेंद्र के घर में सोया है। जितेंद्र जितेंद्र के घर में सोया है। जितेंद्र का भाई भी जितेंद्र के घर में नहीं है। जितेंद्र जितेंद्र के घर में, एक ही जितेंद्र है, दो अलग अलग जितेंद्र नहीं है, एक ही बालक है जितेंद्र। और लिख क्या दिया है, जितेंद्र जितेंद्र के घर में सोया है। वही जितेंद्र है, दो अलग नहीं है। और जितेंद्र का भाई भी जितेंद्र के घर में नहीं है। ये कितनी बार जितेंद्र आ गया इस शब्द में। जितेंद्र जितेंद्र के घर सोया है, जितेंद्र का भाई भी जितेंद्र। इससे क्या हो गई ना, इससे भाषा में अस्पष्टता आ जाती है, अरुचि उत्पन्न हो जाती है। भाषा में अस्पष्टता, स्पष्टता नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं हम, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं ऐसे बोलूं, कुछ ऐसे बोलूं, कोई दूसरा वाक्य और ऐसे बोलूं, बार बार जितेंद्र जितेंद्र, या कोई नाम बार बार बोलूं, नाम, नाम माने संज्ञा। इससे पहले चैप्टर में बता, नाम माने संज्ञा। बार बार कोई संज्ञा बोलूं अर्थात नाम बोलूं, नाम माने संज्ञा होता है। मैं जहां पर भी नाम बोलूंगा वहां संज्ञा, या जहां संज्ञा बोलूंगा वहां नाम। बार बार एक नाम बोलूं या एक ही संज्ञा बोलूं तो अरुचिकर हो जाएगा, अस्पष्टता आ जाएगी, आप समझ नहीं पाएंगे। इसी को देखो, जितेंद्र जितेंद्र के घर में सोया है, जितेंद्र का भाई भी जितेंद्र के घर में नहीं है। यह अस्पष्टता आ गई, अस्पष्टता। क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको समझ में नहीं आई, यही अस्पष्टता है।
अब इस अस्पष्टता से बचना है और अरुचिपूर्ण जो बन गया वाक्य उसको रुचिपूर्ण वाक्य बनाना है, रुचिपरक वाक्य बनाना है। क्या किया जाए, क्या किया जाए? रुचिपूर्ण भी हो और स्पष्टता भी हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए क्या किया जाए, ध्यान देना। इसके लिए यह होता है कि बार बार एक संज्ञा ना आए, बार बार एक ही संज्ञा ना आए, उसकी जगह संज्ञा की जगह जहां पर आवश्यक है वहां सर्वनाम लाया जाए, जिससे क्या होगा, भाषा रुचिकर भी हो जाएगी और अस्पष्टता भी खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब देखिए, अगर मैं सर्वनाम लाता हूं तो क्या होगा, देखिए जितेंद्र अपने, के नहीं आएगा, फिर ने आ गया है तो के का ने में परिवर्तन हो जाता है सर्वनाम के साथ। हर जगह नहीं होता, लेकिन कुछ सर्वनामों के साथ ने आ जाता है। कब आता है मैं बताऊंगा। जितेंद्र अपने घर में सोया है, जितेंद्र को हट जाएगा, क्योंकि बार बार एक ही सर्वनाम पुनरुक्त दोष भी कहलाता है। बार बार एक ही सर्वनाम एक ही अर्थ में एक ही संज्ञा आ रही है, एक ही अर्थ में एक ही शब्द बार बार आए तो इसको पुनरुक्त दोष कहते हैं। बार बार एक ही शब्द बार बार आए तो एक ही अर्थ में, उसी अर्थ में, तो क्या पुनरुक्त। देखिए, जितेंद्र अपने घर में सोया है, उसका, जितेंद्र का मतलब उसका भाई भी अपने घर में नहीं है। अब देखो कई जगह यहां पर जितेंद्र था, ये तो रहेगा ही जितेंद्र, जितेंद्र की जगह क्या हो गया, अपने, जितेंद्र के की जगह अपने, और अपने घर में सोया है उसका, उसका भाई भी अपने घर में नहीं है। अब आप ये मत कहना कि यहां भी अपने आया, यहां भी अपने आया। भाव स्पष्ट हो जाने चाहिए, क्लियरिटी आ जानी चाहिए, स्पष्टता हो जानी चाहिए। एक सर्वनाम दो बार आ गया, एक संज्ञा दो बार आ गई तो दिक्कत नहीं है। स्पष्टता का अभाव होगा तो फिर हटाकर वहां दूसरा लाना चाहिए। अब देखिए, अब सरल हो गया, जितेंद्र अपने घर में सोया है, जितेंद्र का की जगह उसका भाई भी अपने घर में नहीं है। अब हम वाक्य बोलेंगे तो जितेंद्र अपने घर में सोया है, उसका भाई भी अपने घर में नहीं है। ये वाक्य में क्या हो गया, अस्पष्टता भी खत्म हो गई, रुचिपूर्ण वाक्य बन गया। बार बार एक ही संज्ञा आ रही थी, एक ही शब्द आ रहा था, वो भी गायब। पुनरुक्त दोष जो हो रहा था वो भी समाप्त। बार बार एक ही शब्द का एक ही अर्थ में आना पुनरुक्त दोष होता है, वो भी समाप्त हो गया। इससे क्या कि संज्ञा की जगह, देखिए इसकी ये संज्ञा थी, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, तो अच्छी तरह आप पहली बार देख रहे हैं तो देख लीजिए, नहीं तो समझ में आ जाएगा। ये संज्ञा है व्यक्तिवाचक, संज्ञा की जगह सर्वनाम। जितेंद्र अपने घर में, संज्ञा की जगह आते हैं सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। इसको हटा दिया हमने, और अगर हम एक्चुअल में हटा दें तो ये ऐसा हो जाएगा, क्या, जितेंद्र अपने घर में सोया है। लो, संज्ञा की जगह अब मैंने क्या कर दिया, पहले यहां पर संज्ञा थी ना जितेंद्र, अब क्या ले आया, सर्वनाम। संज्ञा की जगह क्या लिख दिया हूं, सर्वनाम। संज्ञा की जगह सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। निजवाचक सर्वनाम प्रयुक्त कर दिया है। अब देखिए, अब आगे को पढ़ाऊंगा कौन से सर्वनाम क्या है, लेकिन संज्ञा के स्थान पर आया सर्वनाम, और हमेशा सर्वनाम किसके स्थान पर आता है, संज्ञा के। अब यहां पर भी संज्ञा थी जितेंद्र, उसकी जगह उसका, अब इसको मिटाकर ये लिख दें, हो गया संज्ञा की जगह सर्वनाम। इसको हटाकर ये लिख देंगे तो संज्ञा की जगह, तो जितेंद्र की जगह उसका लिख देंगे तो ऐसा हो जाएगा, उसका, उसका भाई भी, अब यहां भी उसका भाई भी अपने घर में नहीं है, ये भी मिट जाएगा, और का दो बार यहां भी, ये भी मिट जाएगा। क्या, जितेंद्र अपने घर में सोया है, उसका भाई भी अपने घर में नहीं है। संज्ञा जो थी वो मिटा दी है, उसकी जगह क्या लिख दिए हम, सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा की जगह जो आते हैं। अब ध्यान रखना, मैं यहां पर समझा देता हूं। जैसे ध्यान देना, हाँ, बालक जा रहा है, इसको समझना, बालक जा रहा है। अब इसमें देखो, संज्ञा क्या है, बालक, जातिवाचक संज्ञा है ना, बालक संज्ञा है, तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम आ सकते हैं। इसको हटाकर यहां पर सर्वनाम लो, बालक जा रहा है, इसको मिटाओ, वह जा रहा है, लो सर्वनाम बन गया। बालक की जगह वह जा रहा है, हो तो गया ना। संज्ञा की जगह क्या ले आया, सर्वनाम। संज्ञा की जगह सर्वनाम।
संज्ञा की जगह सर्वनाम ले आया। ध्यान रखना, मैं दोबारा संज्ञा भी ला सकता हूं। लो, बालक जा रहा है, दोबारा कर दिया। संज्ञा की जगह सर्वनाम था तो सर्वनाम की जगह दोबारा क्या आ गया? संज्ञा। यही जानना है, सबसे महत्वपूर्ण यही है। क्या संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम आते हैं तो सर्वनाम को हटाकर दोबारा वहां पर क्या लाई जा सकती है? संज्ञा। संज्ञा हटाओ सर्वनाम लाओ, सर्वनाम हटाओ संज्ञा लाओ। संज्ञा और सर्वनाम एक दूसरे का स्थान लेते हैं, इसलिए संज्ञा का स्थानापन्न सर्वनाम है। अभी लिखाऊंगा, सुनो। अभी संज्ञा का स्थानापन्न है सर्वनाम। ये स्थानापन्न क्या होता है? यही होता है, संज्ञा की जगह सर्वनाम आया तो सर्वनाम की जगह संज्ञा। जैसे चीनी की जगह गुड़, गुड़ की जगह चीनी, चीनी की जगह मिश्री, मिश्री की जगह चीनी। ये एक दूसरे के स्थानापन्न है, चीनी मिश्री गुड़। आपने दूध पिया, दूध पीते समय आपको चीनी डाली आपने, आज चीनी नहीं है तो आपने कहा गुड़ दे दो, चीनी नहीं है तो चीनी की जगह क्या? गुड़। गुड़ भी नहीं है, आपने कहा मिश्री दे दो। अच्छा, मिश्री नहीं समझते तो मिठाई दे दो, आपको तो मीठा चाहिए। ये सब एक दूसरे के स्थानापन्न है, चीनी, मिश्री, गुड़, मिठाई, वो एक दूसरे का स्थान ले रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि चीनी नहीं है, नहीं मिट्टी दे दो, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि चीनी और मिट्टी एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकते। चीनी का स्थान गुड़ ले सकता है, चीनी का स्थान मिठाई ले सकती है कतिपय स्थितियों में, लेकिन चीनी का स्थान मिट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि वो स्थानापन्न नहीं है। यही स्थानापन्न माने एक दूसरे का स्थान लेना। बालक यहां पर संज्ञा है, संज्ञा की जगह क्या आ गया? सर्वनाम। बालक जा रहा है की जगह वह जा रहा है, फिर वह हटाओगे तो क्या ला जाएंगे यहां पर? बालक जा रहा है। तो एक दूसरे का स्थान ले रहे हैं ना, स्थानापन्न है। इसलिए संज्ञा के स्थान पर क्या लाए थे अभी हम? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम, और सर्वनाम को हटाकर दोबारा क्या लाई जा सकती है? संज्ञा। यही आपको महत्वपूर्ण तो यही है कि संज्ञा और सर्वनाम एक दूसरे के स्थान पर आते हैं। पर सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम, सबकी जगह, सभी नाम एक जगह आ जाते हैं। अगर माना मैं एक वाक्य बोलता हूं, जैसे राम, श्याम, गीता, सीता और लक्ष्मण जा रहे हैं, ये इसकी जगह मैं एक ही शब्द बोल लूंगा, राम, श्याम, गीता, सीता, लक्ष्मण की जगह वे। राम, श्याम, गीता, सीता जा रहे हैं, राम, श्याम, गीता, सीता, लक्ष्मण जा रहे हैं, सबको खत्म करके वे जा रहे हैं। सब नामों की जगह क्या आ गया? एक, वह, वे आ गया। राम, श्याम, गीता, सीता, लक्ष्मण जा रहे हैं, वे जा रहे हैं। उतनी नामों की जगह एक ही शब्द क्या ले आया मैं? वे। तो सारे के सारे नाम वे में समाहित हो गए। वे ने ही बता दिया कि सारे नाम हो गए, तो वे क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। सभी नामों की जगह आया ना, इसलिए सर्वनाम, सभी का नाम जिसमें आ जाता है सर्वनाम। सभी नाम एक में आ जाते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम किसके स्थान पर आते हैं? संज्ञा के स्थान पर। संज्ञा को हटाओ, सर्वनाम लाओ। जैसे यहां पर देखो, जितेंद्र अपने घर में सोया, यहां जितेंद्र था। अब भाषा में इससे क्या होता है? रुचिपूर्ण बन जाती है भाषा, सरल, व्यवस्थित है ना, और पुनरुक्त दोष से बच जाती है, सहज बन जाती है। सर्वनाम समझ गए ना? आज मैं आपको सर्वनाम शुरू कर रहा हूं, और एक पंडित कामता प्रसाद गुरु ने उसकी यह परिभाषा दी है। एग्जाम में आता है कि यह परिभाषा किसने दी है। एग्जाम में आता है क्या कि ये लिख देगा, और सर्वनाम की उपर्युक्त परिभाषा किसने दी है? पंडित कामता प्रसाद गुरु ने। प्रसिद्ध परिभाषा है। तब लिखेंगे पहले सर्वनाम। लिखिए, ये तो समझ गए ना सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर जो आते हैं। क्यों आते हैं मैं लिखा रहा हूं, लिखिए। सर्वनाम लिखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार डैश करके लिखना। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना चाहिए। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार
पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं। मैं समझा रहा हूं, ये समझा रहा हूं, आप चिंता मत कीजिए, एक एक चीज समझाऊंगा मैं, ध्यान से पूरा वीडियो देखना आप। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं, उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध, सब समझाऊंगा मैं, जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आ जाता है, या जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आ जाता है, किसी भी संज्ञा के बदले आ जाता है। ये पंडित कामता प्रसाद गुरु हैं, हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान हैं जिन्होंने ये परिभाषा इसकी दी थी। ठीक है, अब देखिए मैं विकारी क्या है फिर बताऊंगा, पहले इसको क्लियर और कर देता हूं। क्यों मैं पहले बता चुका हूं, उसको लिखा देता हूं, फिर इस पर आता हूं। ठीक है, क्या संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम क्यों आते हैं, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम क्यों आते हैं? अभी हम चर्चा किए थे क्या, अगर सर्वनाम ना आए तो संज्ञा बार बार आई, बार बार एक ही शब्द, जितेंद्र का भाई जितेंद्र के घर में नहीं सोया है, जितेंद्र भी घर में नहीं है, जितेंद्र जितेंद्र। देखो मैं और बोलता हूं एक, क्या सुरेश मेरा मित्र है, सुरेश के पिताजी डॉक्टर हैं, सुरेश के पिताजी ने मेरा इलाज किया था, इसलिए सुरेश के पिताजी का मैं बहुत आदर करता हूं। जब भी सुरेश के पिताजी मिलते हैं तो मैं सुरेश के पिताजी के पैर छूता हूं। कितनी जगह सुरेश के पिताजी सुरेश के पिताजी सुरेश के पिताजी आ रहा है, ये गलत है। अब मैं ऐसे बोलूंगा, सुरेश मेरा मित्र है, उसके पिताजी डॉक्टर हैं, उन्होंने, सुरेश के पिताजी ने नहीं, उन्होंने मेरा इलाज किया था, इसलिए वे, सुरेश के पिताजी नहीं, वे जब भी मिलते हैं, सुरेश के पिताजी जब भी मिलते हैं की जगह वे जब भी मिलते हैं, मैं सुरेश के पिताजी का नहीं, उनका। देखो हर जगह संज्ञा को हटाकर सुरेश सुरेश, सुरेश को हटाकर सुरेश संज्ञा है, क्या ला रहा हूं मैं, जगह जगह अलग 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 सर्वनाम। संज्ञा में बार बार संज्ञा आ जाने से पुनरुक्त दोष भी हो जाता है, अरुचि भी हो जाती है, इसलिए संज्ञा की जगह सर्वनाम लाए जाते हैं। आप लिख चुके हो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले परिभाषा में। क्यों, लिखो लिखो, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम लाने से, सर्वनाम लाने से भाषा में पुनरुक्त दोष समाप्त हो जाता है। भाषा में पुनरुक्त, बार बार एक ही शब्द बोलना पुनरुक्त है ना, वो दोष कहलाता है। भाषा में पुनरुक्त दोष समाप्त हो जाता है, पुनरुक्त दोष समाप्त हो जाता है। तथा, तथा पुनरुक्त दोष समाप्त हो जाता है, तथा भाषा की, भाषा में जो जटिलता, भाषा में जो जटिलता, अस्पष्टता होती है, जटिलता व अस्पष्टता होती है, वह भी समाप्त हो जाती है, वह भी समाप्त हो जाती है। अर्थात, अर्थात सर्वनाम, सर्वनाम, सर्वनाम भाषा को सहज सरल, भाषा को सहज सरल, सहज सरल और स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। भाषा को सहज बना, सहज सरल और स्पष्ट, हम स्पष्ट जो बोल रहे हो आपको समझ में आ गया, स्पष्ट हो गया सर्वनाम। इसीलिए बार बार एक ही संज्ञा बोलेंगे तो अस्पष्टता आ जाएगी, कठिन हो जाएगा, सरल बनाना है। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हैं, अब ध्यान दीजिए, क्या एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम आते हैं। ये बालक है, इसको हटाओ, यहां पर क्या ला जाएंगे, वह जा रहा है, इसके स्थान पर वह, बालक के स्थान पर वह ले आएंगे, तब भी आप चाहो बालक जा रहा है बोलो, चाहे आप वह जा रहा है, बालक को हटा दोगे। ठीक है, अब ध्यान देना, माना मैं लिख देता हूं यहां पर, मैं खाता हूं, मैं खाता हूं। मैं अपना नाम लेने के बजाय मैं बोल दिया। देखो संज्ञा, अपना नाम लेता तो संज्ञा होती ना, अपना नाम लेता तो संज्ञा होती, संज्ञा की जगह क्या बोल दिया, सर्वनाम बोल दिया। मैं नाम न लेकर मैं खाता हूं। अब ये क्या, इसमें क्या प्रयुक्त किया हमने,
सर्वनाम प्रयुक्त किया, कौन सा सर्वनाम आगे को बताऊंगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन कैसे है मैं बताऊंगा अभी। अब देखिए संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम आ गया। मैं पहले बताया था कि इसके स्थान पर और संज्ञा वापस ला सकते हैं, अपना नाम लगा दीजिए, लेकिन खाता हूं नहीं रहेगा। फिर जैसे मैं ले आता हूं, मैं खाता हूं की जगह शंकर जोशी खाता है, शंकर जोशी खाता है, इसको हटा रहा हूं शंकर जोशी शब्द को, और वहां पर क्या ले आ रहा हूं, सर्वनाम, मैं खाता हूं। संज्ञा की जगह क्या ले आया, सर्वनाम। ठीक है, अब देखिए इससे क्या स्पष्ट होता है, वह जाता है। अगर मैं ये कहूं कि वह की जगह राम बोल देता हूं, संज्ञा ले आया, सर्वनाम की जगह संज्ञा, फिर इसको मिटाता हूं, फिर वह, तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम सर्वनाम। अब एक चीज और बताता हूं, क्या कि भाषा में ना संज्ञा के स्थान पर जब सर्वनाम आता है तो कोई दूसरा अर्थ तो नहीं बनता है, वही अर्थ आता है। वह जाता है कहें या राम जाता है, वह का अर्थ और राम का अर्थ कोई अलग अलग नहीं है। इस वाक्य में राम जाता है, यहां पर मैंने राम लिख दूं, राम जाता है बोलूं या फिर वह जाता है बोलूं, दोनों से आपको एक ही चीज समझ में आएगी। दो अलग अलग अर्थ, यहां पर राम की जगह वह आने से कोई दूसरा अर्थ नहीं बन जा रहा है, वाक्य का दूसरा भाव नहीं बन जा रहा है। अर्थात संज्ञा के स्थान पर जब भी सर्वनाम लाते हैं ना, तो दोनों का अर्थ वही होता है, संज्ञा का भी वही अर्थ होता है, उसकी जगह सर्वनाम लाओ तो उसका अर्थ भी वही होता है। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों में अर्थ की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, दोनों में अर्थ की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, ध्यान देना। इसमें और वह जाता है की जगह राम जाता है बोलूं तो एक ही बात है, अर्थ को कोई अलग अर्थ नहीं निकलेगा। हाँ, एक अंतर है, क्या, शाब्दिक, यहां पर शब्द अलग, वह की जगह राम लाता हूं तो शब्द राम है, अभी क्या है, वह है, अभी वह लिखा है, इसकी जगह राम लिखूं तो राम शब्द आ जाएगा, शब्द अलग हो जाएंगे। शब्द का अंतर है, बाहरी अंतर देख सकते हैं आप, लेकिन शब्द का अंतर तो है, लेकिन अर्थ का अंतर नहीं होता है। यह भी एक महत्वपूर्ण है, समझने योग्य चीज। लिखने के लिए आता है तो आप ऐसे बहुत अच्छा लिख सकते हैं आप। क्या लिखो, हम लिखाते हैं इसको, लिखो भाषा में सर्वनाम वही कार्य करता है जो संज्ञा, वही कार्य करता है जो संज्ञा करती है, संज्ञा का भी वही कार्य है, सर्वनाम का भी। राम जाता है, वह जाता है, दोनों तो एक ही कार्य कर रहे हैं, कोई अलग अलग अर्थ नहीं है। बस लिखिए, अर्थात, ऐसा भी लिखिए, अर्थात संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य में अलग अर्थ नहीं होता है, वाक्य में अलग अर्थ नहीं होता है, बस अंतर शाब्दिक होता है। लिखिए, बस अंतर शाब्दिक, शब्दों का अंतर होता है। वहां यहां पर क्या वह लिखा है, यहां पर राम लिख देंगे तो शब्द का अंतर हो गया, अर्थ तो वही आएगा दोनों का, वह जाता है, राम जाता है, बस अंतर शाब्दिक होता है। अर्थ की दृष्टि से दोनों एक ही बात की ओर संकेत करते हैं, अर्थ की दृष्टि से दोनों एक ही बात की ओर संकेत करते हैं, दोनों एक ही बात की ओर संकेत करते हैं, एक ही बात की ओर संकेत करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था, दोबारा बता रहा हूं। देखिए, क्या वह के स्थान पर मैं राम ले आया, कई बार, यही सबसे महत्वपूर्ण यही है ना, इसीलिए बार बार बता रहा हूं, और बार बार ही नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें क्लियर करते रहूंगा। वह के स्थान पर राम आ गया ना, फिर राम शब्द संज्ञा है, क्या है, संज्ञा, व्यक्तिवाचक, मिटाकर फिर से क्या ला रहा हूं मैं, सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम को मिटाकर फिर से राम लिखूं तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा, एक दूसरे के स्थानापन्न में समझाया था ना, तो इसको भी लिखो। नेक्स्ट पॉइंट बना के, ध्यान रहे कि सर्वनाम शब्दों को संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है,
सर्वनाम शब्दों को संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। ध्यान रहे कि संज्ञा शब्दों को सर्वनाम शब्दों को संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। तो सर्वनाम तो उस सर्वनाम को हटाकर उसके स्थान पर पुनः संज्ञा भी लाई जा सकती है। उसके स्थान पर पुनः संज्ञा भी लाई जा सकती है। हटाकर उसके स्थान पर पुनः संज्ञा भी लाई जा सकती है। और लिखिए, यदि सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा न आए, यदि सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा न आए तो वह सर्वनाम भी नहीं कहलाता है। ये देखिए ना, वह आ गया। संज्ञा क्या थी? राम के स्थान पर राम जाता है, वह जाता है। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम, सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा। माना इसके स्थान पर कोई संज्ञा नहीं आती तो ये सर्वनाम भी नहीं कहलाता। मैं बताऊंगा आगे को ऐसी स्थितियां आती हैं, इसलिए लिख दीजिए। अतः संज्ञा और सर्वनाम एक दूसरे के स्थानापन्न हैं। अभी समझा दिया था स्थानापन्न का अर्थ। अतः संज्ञा व सर्वनाम एक दूसरे के स्थानापन्न हैं। संज्ञा व सर्वनाम एक दूसरे के स्थानापन्न। अब एक दूसरे के ये तो स्थानापन्न है, मैं समझा चुका था। क्या? चीनी की जगह गुड़, गुड़ की जगह मिठाई, ये एक दूसरे के स्थानापन्न है। इनसे काम चलाया जा सकता है ना। इसको मैं पहले समझा चुका हूं। अब क्या यहां पर क्या लिखा हूं? मूल सर्वनाम। एक क्वेश्चन है, मूल रूप से सर्वनाम कितने होते हैं? अब पहले समझाता हूं, फिर आप लिखोगे। पहले समझा रहा हूं, फिर लिखोगे। पहले समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। मूल रूप से सर्वनाम कितने होते हैं? मूल रूप से सर्वनाम ना 11 होते हैं। मूल रूप से 11 सर्वनाम होते हैं। एक क्वेश्चन कभी भी आएगा, मूल रूप से सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। ये लिखा हूं, सर्वनाम मूल रूप से 11 होते हैं। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। इनको कैटेगरी में रखेंगे तो 6 प्रकार के सर्वनाम हो जाएंगे, लेकिन ये मूल रूप से सर्वनाम शब्द ही जा रहे हैं। अगर पूछेगा सर्वनाम कितने होते हैं, ध्यान देना, 6 होते हैं। मूल रूप से सर्वनाम शब्द कितने होते हैं? 11 होते हैं। 11, ठीक है। मूल रूप से सर्वनाम शब्द लिख दीजिए, लिखाते भी रहता हूं, लिखिए। हिंदी में मूल रूप से 11 सर्वनाम शब्द देखने को मिलते हैं। मूल रूप से 11 सर्वनाम शब्द देखने को मिलते हैं। 11 सर्वनाम शब्द देखने को मिलते हैं। हिंदी में मूल रूप से 11 सर्वनाम शब्द देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 11 सर्वनाम शब्द? इनको लिख लीजिए। यह, वह, तुम, आप। 11 हैं, ये गिन लीजिए आप। यह, वह, तुम, आप। यह, वह, तुम, आप। मैं, कोई, कुछ, कौन। मैं, कोई, कुछ, कौन। क्या, जो, सब। ठीक है। अब ध्यान देना, इतना तो समझ गए ना। मूल रूप से सर्वनाम शब्द कितने होते हैं? 11 होते हैं। मूल रूप से सर्वनाम शब्द 11 होते हैं। सर्वनाम के भेद कितने? अब मैं एक चीज और बता देता हूं। अब आपको यहां पर क्लियर करता हूं मैं और एक चीज। क्या? जैसे है ना, जैसे एक शब्द उठाता हूं मैं, या फिर यह एक शब्द है, यह एक शब्द है, मैं। अब इसमें क्या करना है ना, यह में आप यह का ये बना देंगे, है ना, और मैं का मेरा, या मैं का मेरा मुझे। ये क्या कर रहे हैं बता सकते हैं? ये क्या कर रहे हैं? ये मैं का मेरा रा जोड़ दिया। मैं में रा जोड़ा तो मेरा। रा क्या है आगे को बताऊंगा, वचन में भी पढ़ाऊंगा, कारकों में भी। एक कारक चिन्ह है। अब जब आप इसमें कारक चिन्ह जोड़ते हो तो यह का ये बन जाता है। मैं का मेरा, मुझे, मुझको, मैंने, मुझसे, सा, से, सी, कुछ भी जोड़ो आप। सा से सी, मुझसे, मुझसा, मैंने। ये जो कारक चिन्ह आप जोड़ते हो ना, इनको तिर्यक रूप कहते हैं। ये तिर्यक रूप क्या है? वचन में पढ़ाऊंगा। संज्ञा का तिर्यक रूप वचन में पढ़ा पाऊंगा। अभी इतना तो समझ जाओ। क्या? जब भी आप किसी इन शब्दों में
कोई कारक जोड़ोगे, जैसे मैं में मेरा, मेरा, मुझको, मैंने, ठीक है, आप में आपने, आपसा, आपका, ठीक है, यह का ये, वह का वे, तुम का तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, तुमसे, तुमने, ठीक है। इनको जब भी आप कारक चिन्ह जोड़ोगे तो कारक चिन्ह जोड़ने का जो स्वरूप है, जो बदल जाएगा स्वरूप, वो उसका तिर्यक रूप कहलाएगा। जैसे ही कारक चिन्ह जोड़ोगे इन मूल सर्वनाम शब्दों में, तो वो सर्वनाम शब्द का तिर्यक रूप कहलाता है, ठीक है। तो मैं लिखा देता हूं, लिखो तो, सर्वनाम शब्द पर पड़ने वाले कारकी प्रभाव को, सर्वनाम शब्द पर पड़ने वाले कारकी प्रभाव को, कारकीय प्रभाव को, सर्वनाम शब्द पर पड़ने वाले कारकीय प्रभाव को सर्वनाम का तिर्यक रूप कहते हैं। सर्वनाम का तिर्यक रूप कहते हैं। कारकी प्रभाव को सर्वनाम का तिर्यक रूप कहते हैं। तिर्यक रूप कहते हैं कारकी प्रभाव को सर्वनाम का तिर्यक रूप, मैं लिखा भी रहा हूं, तिर्यक रूप कहते हैं। जैसे लिखिए, दो चीज करना है क्या, अभी समझने के लिए दो चीज करनी है क्या। जैसे लिखना सर्वनाम, यहां पर लिखो सर्वनाम और यहां पर लिखो तिर्यक रूप, तिर्यक रूप। सर्वनाम जैसे एक सर्वनाम हमने लिखा था मैं, इसका तिर्यक रूप क्या, जैसे सर्वनाम मैं, इसका तिर्यक रूप क्या होगा, मेरा, मैंने, यहां रा जोड़ा, यहां ने, मैंने, है ना। और आप और भी लिख सकते हैं, मेरा लिख दिया आपने, मैंने, मुझे, मुझको, मुझको। ये तिर्यक, रा, ने, को, ये तिर्यक रूप। जैसे ही कारक चिन्ह जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तिर्यक रूप। जैसे देखना और बताता हूं, तुम मूल सर्वनाम शब्द है और उसमें कारक जोड़ोगे, तुम में कारक जोड़ो, रा जोड़ो, तुम्हारा, रे, तुम्हारे, के लिए, तुम्हारे लिए, से, तुमसे, तो ये तुमसे से जोड़ दिया, कारक चिन्ह जोड़ दिया तो तिर्यक रूप कहलाएगा। तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, आज ये समझ गए ना। और भी आप बना सकते हो, जितना आप बना सकते हो और लिखो। आप चाहो तो आपका बनाओ, यहां आप लिखो और तिर्यक रूप बनाओ। आपका, आपके, आपके, आपनी, आपने, नहीं होता, आपने, आपसे, आपको, आपने, आप में, आदि आदि ना, ये तिर्यक रूप कहलाते हैं, ठीक है, सर्वनाम के तिर्यक रूप। अब लिखिए हेडिंग, सर्वनाम के भेद। हेडिंग लिख दीजिए, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। हेडिंग डाल दीजिए, सर्वनाम के भेद। मैं लिख रहा हूं, ठीक है। सर्वनाम के बता चुका हूं मैं कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद मैं बता चुका हूं, 6 भेद होते हैं। देखिए सर्वनाम के 6 भेद ये जो लिखे हैं, उससे पहले एक चीज और बता देता हूं। वैसे 6 भेद हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक सर्वनाम, 6 भेद हैं ये। लेकिन उसके अलावा एक चीज और बता देता हूं, अगर पूछता है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तब तो ठीक है 6 भेद होते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है मूल रूप से सर्वनाम शब्द कितने होते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कितने हैं मूल सर्वनाम शब्द, 11 मूल सर्वनाम शब्द हैं। अब इनका ही तिर्यक रूप में समझाया था ना आपको, इनका ही तिर्यक रूप होता है, इनका ही तिर्यक रूप में बता दिया हूं आपको। इनके तिर्यक रूप को, इनमें जब कारकीय प्रभाव पड़ता है, इनमें कारक चिन्ह लगता है, जैसे मैं, ने लगेगा तो मैंने, को, मेरे को, से, मुझसे, मेरे से इत्यादि। जब से, सा, सी, का, के, की कोई भी कारक चिन्ह लगेगा तो तिर्यक रूप कराएगा, सर्वनाम का तिर्यक रूप कहेंगे। कल इससे पहले वाला वीडियो नहीं, इसी वीडियो में मैं इससे पहले कुछ समझा चुका हूं, देखिए। पर पुरुष सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ये 6 भेद लिख लीजिए आप, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। यही 6 भेद लिखिए, सर्वनाम के जो 6 भेद हैं, यही 6 भेद होते हैं सर्वनाम के, इनको लिख लीजिए। लिख लिए है ना, इनको लिख लीजिए। इसमें पहली हेडिंग क्या डालेंगे आप, पुरुषवाचक सर्वनाम। पहली हेडिंग डाल दीजिए पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। किसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम।
देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ध्यान से सुनना, वक्ता या लेखक ना, वक्ता या लेखक, मैं बोल रहा हूं तो अभी वक्ता हूं, और वक्ता के साथ साथ वक्ता हूं तो काम कर रहा हूं, बोलने का काम कर रहा हूं तो मैं करता हूं, मैं करता हूं। कर्ता किसे कहते हैं? कारक में पढ़ाऊंगा कर्ता किसे कहते हैं, लेकिन मैं करता हूं। मैं करता क्यों हूं अभी? क्योंकि मैं बोल रहा हूं, जो बोलेगा वो कर्ता कहलाए, जो काम करेगा वो कर्ता कहलाता है। मैं लिखता हूं, लिख रहा हूं तो मैं करता हूं, मैं बोल रहा हूं तो मैं करता हूं। कोई भी जो काम करता है वो कर्ता कहलाता है। कर्ता कारक किसे कहते हैं? जो कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं। जिसके द्वारा कार्य संपादित किया जाता है उसी को कर्ता कहते हैं। काम किया जाता है उसको कर्ता कहते हैं। कारक में पढ़ाऊंगा इसको तो, पर अभी मैं करता हूं, मैं बोल रहा हूं। ध्यान से सुनना, या तो मैं कर्ता, वक्ता, वक्ता या लेखक, लिखने वाला। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, ध्यान से सुनना, हां, पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग या तो अपने लिए करेगा, जैसे मैं शब्द का इस्तेमाल मैं अपने लिए कर रहा हूं, या तो अपने लिए करेगा, या सामने उपस्थित सुनने वाले के लिए आप। जैसे एक सर्वनाम शब्द मैं अपना नाम लेने के बजाय मैं बोल रहा हूं। एक सर्वनाम शब्द आपका नाम, सामने उपस्थित सुनने वाले आप, आपका नाम लेने के बजाय मैं क्या, आपका नाम नहीं लूंगा, मैं आपका नाम माना अजय है तो मैं अजय ना कहकर क्या बोलूंगा? आप। मैं बोलूं अजय चले जाओ, अपेक्षाकृत क्या बोलूंगा? आप चले जाओ। तो संज्ञा की जगह सर्वनाम आप। तो एक सर्वनाम शब्द अपने लिए, एक सुनने वाले के लिए, एक न तो अपने लिए एक न सुनने वाले के लिए। यही पुरुष कौन सा? देखिए, मैं, आप, वह कौन नहीं पता कौन, राम मेरा मित्र है, वह आज नहीं आया है, वह राम के लिए, वो यहां पर सुनने के लिए भी नहीं है। तो इस प्रकार से पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं? वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग या तो अपने लिए करे, या सामने उपस्थित सुनने वाले के लिए, या किसी अन्य के लिए, इसी को पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष का अर्थ स्त्री और पुरुष दोनों से है। पुरुषवाचक सर्वनाम में खाली पुरुष मतलब पुल्लिंग से लेना देना नहीं है, खाली पुल्लिंग से लेना देना नहीं है, बल्कि पुरुषवाचक सर्वनाम में, पुरुषवाचक में पुरुष शब्द का अर्थ दोनों से है, महिला व पुरुष दोनों से। पुरुष का अर्थ स्त्री और पुरुष दोनों उसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में ना, पहले ध्यान से समझना, इसके 3 भेद होते हैं। केवल पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, केवल पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, इसके कोई भेद नहीं होते हैं। हाँ, जाकर आप इसके भी कोई भेद नहीं होते, अनिश्चयवाचक के भी कोई भेद नहीं, प्रश्नवाचक किसी के भेद नहीं, मात्र किसके? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, बस इन्हीं को पढ़ना है आपको, 3 भेद। फिर उनको ऐसे ही पढ़ते रहना होगा आपको। पर पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? देखिए, पहले समझ जाना आप। अगर वक्ता मैं बोलता है, ठीक है, हम बोलता है कोई, हम में तो खुद भी आएगा शामिल। जब कोई बोल रहा है, मैं बोलता हूं, माना मैं बोल रहा हूं, मैं अपने लिए मैं बोल रहा हूं, या मैं शंकर जोशी नहीं बोल रहा हूं अपने लिए, शंकर जोशी बोलूंगा तो अपना नाम ले रहा हूं, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। मैं, उसकी जगह सर्वनाम। हम में तो मैं भी शामिल हूं ना, हम जा रहे हैं में तो मैं भी शामिल हूं। हम जा रहे हैं, हम 10 लोग थे, जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं, मैं भी उसमें शामिल हूं। अगर मैं उसमें शामिल नहीं हूं तो हम जा रहे हैं तो बोलेंगे नहीं, फिर क्या बोलेंगे हम? फिर तो बोलेंगे तुम जा रहे हो, तो मैं भी शामिल हूं। तो हम अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करें, ये 3 कौन कौन से हो जाते हैं? देखिए, 3 अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करें उनको उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक होता है मध्यम, अभी समझा रहा हूं, ध्यान देना, और एक होता है अन्य पुरुषवाचक, अन्य। उत्तम पुरुष को प्रथम पुरुष भी कहते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब देखो, वक्ता मैं या हम बोले, लेखक या वक्ता मैं या हम का प्रयोग करे तो वो किसके लिए प्रयुक्त हो गया? उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मतलब अपने लिए। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने नाम की जगह प्रयुक्त करे, अपने लिए करे,
वक्ता या लेखक। और मध्यम पुरुष क्या, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक द्वारा सामने उपस्थित सुनने वाले के लिए किया जाए, लेकिन वो सामने उपस्थित सुनने के लिए हो जाना चाहिए। क्या, माना यहां पर अजय बैठे हैं, मैं अजय का नाम लेने के नाम लूंगा तो फिर तो संज्ञा हो जाएगी ना, लेकिन सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर। मैं आप अजय की जगह, संज्ञा की जगह सर्वनाम अजय का नाम न लेकर मैं आप कहूंगा, आप, तुम, तू, जो भी हम कहें। जैसे अजय सामने बैठे हैं, अजय आप चले जाओ, ऐसा कहने में आप चले जाओ कहूंगा सीधे, अजय का नाम नहीं लूंगा, आप चले जाओ। ये क्या हो गया, आप चले जाओ, संज्ञा की जगह सर्वनाम, अजय चले जाओ, आप चले जाओ, अजय की जगह आप। तो ये मध्यम, सामने उपस्थित सुनने के लिए होना चाहिए मध्यम पुरुष। उसमें क्या आ सकते हैं सामने उपस्थित सुनने वाले के लिए, आप, इसके त्रियक रूप आपका, आपके, आपके, आपने, आपसे, या फिर तुम, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, तुझे, तुझको, तू, तेरा, तेरे, तेरी। सामने उपस्थित सुनने वाले के लिए तो हम बोलेंगे ना ये। और अपने लिए क्या क्या सर्वनाम शब्द बोल सकते हैं, मैं, मेरा, मुझे, अभी लिखाऊंगा, मुझको, मुझसे, मैंने, हम, हमारा, हमें, अपने लिए सामने उपस्थित सुने। और कुछ सर्वनाम शब्द ऐसे होते हैं ना तो अपने लिए बोले जाते हैं ना सामने उपस्थित सुनने वाले के लिए, बल्कि थर्ड पर्सन के लिए जो यहां पर है ही नहीं सुनने के लिए। तब क्या होगा ऐसी स्थिति में, वह, जैसे वह, वे, उसका, उसके, उसकी, वो यहां पर भी नहीं है, उसके लिए बोल रहा हूं मैं। जैसे एक मेरा मित्र है सुरेश, वो अभी यहां पर तो है नहीं सुनने के लिए, तो मैं बोलता हूं सुरेश मेरा मित्र है। वह पता नहीं वह आज गांव गया होगा, वह सुनने के लिए तो उपस्थित नहीं है, फिर भी उसकी जगह वह बोल रहा हूं। सुरेश मेरा मित्र है, सुरेश आज गांव गया होगा, वह आज गांव गया होगा। सुरेश की जगह वह आज गांव गया होगा। देखिए थर्ड पर्सन के लिए बोल दिया, वो सुनने के लिए उपस्थित नहीं है यहां पर। इस प्रकार तीन होते हैं, अपने लिए, सामने उपस्थित सुनने वाले के लिए, अन्य के लिए, जो न तो अपने लिए न सामने उपस्थित सुनने वाले के लिए बल्कि किसी अन्य के लिए जो वहां पर है नहीं, अन्य पुरुषवाचक। इसके तीन भेद होते हैं पुरुषवाचक के। ठीक हो गया, तो लिखिए पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम लिखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुष या पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुष का अर्थ स्त्री व पुरुष दोनों से है। पुरुष का अर्थ स्त्री व पुरुष दोनों से है। पुरुष का अर्थ स्त्री व पुरुष दोनों से है। स्त्री व पुरुष दोनों से है। पुरुष का अर्थ स्त्री व पुरुष दोनों से है। अतः वे सर्वनाम शब्द जो स्त्री व पुरुष के नाम के स्थान पर आते हैं, वे सर्वनाम शब्द जो स्त्री व पुरुष के नाम के स्थान पर आते हैं, स्त्री व पुरुष के नाम के स्थान पर आते हैं, अथवा स्त्री व पुरुष के नाम के स्थान पर आते हैं, अथवा वक्ता या लेखक द्वारा जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक द्वारा जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग या तो अपने लिए किया जाता है, या सामने उपस्थित सुनने वाले के लिए, या किसी अन्य के लिए, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे खाली एक दो उदाहरण लिख दीजिए। मैं, तुम, उसका। मैं अपने लिए तो उत्तम। तुम सामने उपस्थित सुनने वाले के लिए बोलेंगे मध्यम, और उस सामने उपस्थित सुनने वाले के लिए नहीं, मेरे लिए भी नहीं। उसका घर, या फिर उसका काम नहीं हुआ है। किसका नहीं है वो, यहां पर उसका घर दिल्ली में है, वो यहां पर सुनने के लिए उपस्थित नहीं है, थर्ड पर्सन अन्य पुरुषवाचक। तो अब लिखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं।
पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से होते हैं? उत्तम या प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा लिखिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और तीसरा लिखिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम या प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक हो गया। अब पहली हेडिंग लिखिए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम या प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। लिखिए, जब वक्ता या लेखक अपने नाम के स्थान पर, जब वक्ता या लेखक अपने नाम के स्थान पर, अपने नाम के स्थान पर, अपना नाम नहीं बोलेगा, अपने नाम के स्थान पर, वक्ता या लेखक अपने नाम के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है तो, अपने नाम के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है तो, अपने नाम के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है तो उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। 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 लिखिए जैसे, हाँ अब ध्यान देना, हाँ आप खुद लिख लोगे। जैसे मैं, लिखिए मैं और डैश कीजिए। मैं अपने लिए तो बोलेंगे ना, सामने उपस्थित सुनने वाले के लिए मैं कैसे बोल दोगे? थर्ड पर्सन के लिए जो सामने उपस्थित भी नहीं है ना, तो अपने लिए मैं बोल के दिखाओ। अपने लिए ही मैं बोलोगे, और मैं इसमें कारक चिन्ह लगाओगे तो मैंने, मुझको, और भी लगा सकते हो आप, इसके अलावा लगा सकते हो आप मुझसे, मेरे लिए, लिखते रहना आप, मुझसे, मेरे लिए, डैश करके लिखना ना, मैं डैश, मैंने, मुझको, मुझसे, मेरे लिए, मुझसे, मेरे से, मेरा, मेरे, मेरी, मुझ में आदि। मैं से इतने रूप बन गए। अब मैं से ने बना मैंने, को, मुझको, ये तो मूल सर्वनाम है। देखो ये क्या है? मूल सर्वनाम है ना, मूल सर्वनाम यहां उठा है। ये क्या है? उसके तिर्यक रूप है। ये क्या है? तिर्यक रूप। जब इनमें कारक चिन्ह में ने लगा, को लगा, जब कारक चिन्ह लगते हैं तो तिर्यक रूप कहलाते हैं। जैसे सर्वनाम के तिर्यक रूप है, वैसे संज्ञा के भी तिर्यक रूप होते हैं। ठीक है, आगे को और बताऊंगा। जैसे सर्वनाम के मैं, अब हम में ऐसे ही करो तो हमने, हमको, हमसे, है ना, लिख दो। हम, ये भी अपने लिए ही तो बोलेंगे ना, हम अपने लिए ही तो बोलेंगे ना, हम अपने लिए तो बोलेंगे ना। हम शब्द का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए तो बोलेगा। अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उनको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उनमें भी अपने लिए उत्तम पुरुष कहलाते हैं। तो हमने, हमको, हमसे, हमारे लिए, हमारा, हमारे, हमारी आदि। यह भी तिर्यक रूप, यह मूल उसका तिर्यक रूप। भले ही ध्यान देना, हाँ भले यहां, यह, वह, तुम, आप, मैं, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सब, ये मूल रूप है। उनमें हम नहीं था, क्योंकि मैं से ही हम बनता है। तो इसका मूल ये है, इनके मूल ये है। ठीक है, हम और हम, मैं से मैं, और बहुवचन में मैं का क्या होता है? हम के तिर्यक रूप। मैं एक वचन, हम बहुवचन, मैं के तिर्यक रूप, हम के तिर्यक रूप। ये जब भी कारक चिन्ह जुड़ जाएंगे ना, जहां भी, वो तिर्यक रूप कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं हम, ये तो हो गए उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष। इन सारे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जो आपने लिखे वो अपने लिए होता है, वो अपने लिए होता है। अब देखिए, अब लिखिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुष माने सामने, हेडिंग लिखिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसा कि मैं बता चुका हूं, क्या मध्यम पुरुष माने सामने उपस्थित सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। कोई सामने बैठा हो,
कोई सामने बैठा हो, तो सामने कोई बैठा है उसके लिए उसका नाम न लेकर सर्वनाम बोल दे तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम, संज्ञा मतलब उसका नाम, मतलब उसके नाम की जगह सर्वनाम क्या हो सकता है? अजय बैठे तो अजय की जगह तुम या आप या तुम, है ना। तो आप, आपके त्रियक रूप, आपके त्रियक रूप क्या होंगे? आपने, आपसे, आपको, आपके द्वारा, आपका, आपके। लिखो तो पहले इसकी परिभाषा लिखो मध्यम पुरुषवाचक की, क्या वो लिखो। जब वक्ता या लेखक, जब वक्ता या लेखक सामने उपस्थित सुनने वाले के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, सामने उपस्थित सुनने वाले के लिए सामने उपस्थित सुनने वाले के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, सामने उपस्थित सुनने वाले के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, सामने उपस्थित सुनने वाले के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। आपको पता है ना मध्यम पुरुष में क्या आते हैं? मध्यम पुरुष में क्या आएगा? मध्यम पुरुष में मूल रूप से क्या आएगा? ध्यान देना, मूल रूप से मध्यम पुरुष में एक तो आ गया, देखो यहां से उठाते हैं, यहां देखो तुम का मूल रूप तुम तो हम बोलते हैं, कभी कभी तुम की जगह हम तू भी बोलते हैं ना, तू ऑब्लिक यहां पर लिख देता हूं, तुम और आप, ये तीन मध्यम में आएंगे, ये तीनों मध्यम में आएंगे। तू का प्रयोग करते नहीं हम आजकल, लेकिन तू है तो सही एक शब्द ना। अब तू का आप बनाओ क्या त्रियक रूप बनाओ, कारक चिन्ह जोड़ो, जैसे यहां ने जोड़ा वैसे जोड़ो, तूने को, तुझको, आगे को तेरे से, तेरे लिए, तेरा, तेरे, तेरी, लिख रहे हो ना, लिखते रहो, तेरा, तेरे, तेरी। तू का कारक रूप तूने, तुझको, तेरे से, तेरे लिए, तेरा, तेरे, तेरी आदि, इसके कारक रूप। ये सामने उपस्थित सुनने वाले के लिए, ये भी सामने उपस्थित सुनने वाले के लिए तुम, इसमें भी जोड़ो तुम, तुमने, तुमको, तुमसे, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, तुम्हारे लिए या तुम्हारे में आदि। आप में भी आपने, ने जोड़ो, को, आपको, आपसे, आपके लिए, आपसे, आपके लिए, आपका, आपके, आपकी, आप में। ये इसके त्रियक रूप हो गए इन तीनों के। ये सब सामने उपस्थित सुनने वाले के लिए बोले जाते हैं। इन सर्वनाम शब्दों को क्या कहेंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। ठीक है, क्योंकि ये सामने उपस्थित सुनने वाले के लिए बोले जाते हैं ना, इसलिए। ठीक है, अब लिखो हेडिंग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक, ध्यान देना, हाँ बहुत सरल है, इसको ध्यान से सुनोगे तो, ध्यान से सुनना। क्या? यहां देखो, पहले इसमें देखो, पहले इसमें देखो, क्या वक्ता या लेखक न तो अपने लिए, न सामने उपस्थित सुनने वाले के लिए, बल्कि किसी अन्य के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है। न तो अपने लिए तो मैं बोलूंगा, वो भी नहीं बोल रहे हैं। न सामने उपस्थित सुनने वाले के लिए तुम, तुम्हारा, आप, न वो, बल्कि किसी अन्य के लिए वह यहां पर है नहीं। वह, उसने, उसका, उसके, जो सामने उपस्थित नहीं है उसके लिए देखो क्या बोल रहा हूं, उसके, है ना। मैं बोल देता हूं, देखो उसके पास पेन नहीं है, या फिर मैं बोल देता हूं राम मेरा मित्र है, उसकी दुकान बाजार में है। उसकी दुकान, वो यहां पर नहीं है सुनने के लिए, उसकी दुकान बाजार में, वो सुनने के लिए नहीं है यहां पर। या फिर मैं बोल देता हूं सुरेश मेरा मित्र है, वह आज घर गया है। वो तो यहां है नहीं सुनने के लिए,
थर्ड पर्सन के लिए जब होता है अन्य, न तो अपने लिए न सुनने वाले के लिए, न तो अपने लिए वक्ता या लेखक, न तो अपने लिए न सुनने वाले के लिए, बल्कि किसी थर्ड पर्सन के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है उसको क्या कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो लिखो लिखो, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक द्वारा, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक द्वारा, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक द्वारा न तो अपने लिए किया जाता है, न तो अपने लिए किया जाता है, न सामने उपस्थित सुनने वाले के लिए, न सामने उपस्थित सुनने वाले के लिए, न सामने उपस्थित सुनने वाले के लिए, बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है, बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है, तीसरे व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है, बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है जो सुनने के लिए वहां उपस्थित नहीं होता है, जो सुनने के लिए वहां उपस्थित नहीं होता है, जो सुनने के लिए वहां उपस्थित नहीं होता है, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सुनने के लिए वहां उपस्थित नहीं होता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें क्या आते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आते हैं? देखिए, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आएगा? वह, इसके त्रियक रूप, वह के त्रियक रूप वे, उसका, उसके या उसको, उसकी, उसके द्वारा, उसके लिए, उसमें, लिख रहे हो ना? ये तो वह और उसके त्रियक, वह थर्ड पर्सन के लिए होता है वह शब्द का इस्तेमाल। वह आज नहीं आया है, वो यहां तो है नहीं सुनने के लिए, उसके लिए बोलता हूं वह आज नहीं आया है, थर्ड पर्सन। वह के स्थान पर संज्ञा ला सकता हूं, सुरेश आज नहीं आया है। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम आते तो सुरेश के स्थान पर वह आज नहीं आया है। अब देखो, यह भी इसका एक रूप है, यह के त्रियक रूप ये, वैसे ही बनाते जाओगे त्रियक रूप में, इसका, इसके, इसकी, ठीक है। यह, ये, इसका, इसके, इसकी, इसके लिए, इसको, इसने, इससे, इसमें, ये सब त्रियक रूप हो जाएंगे आगे को। समझ में आया ना? थर्ड पर्सन के लिए इन सब का प्रयोग होगा, ठीक है।